श्री महेंद्रनाथ यादव। माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से हमने सवाल पूछा था कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कृपा करेंगे कि सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नियुक्तियां कर रही है उसमें अनुसूचित, पिछड़ा और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। तो सरकार की तरफ से जवाब आया सर कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, 2% और 27% का आरक्षण अनुमन्य है, जबकि जो कंपनियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करती हैं, सर कई बार इस सदन में ये मुद्दा आ चुका है कि वो आरक्षण का पालन नहीं करती हैं। अगर सरकार ने इसके लिए कोई शासनादेश जारी किया है तो उसकी कापी हम लोगों को उपलब्ध करा दें। दूसरा सर, आपके माध्यम से हमारा एक क्वेश्चन है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति होती है तो क्या उनसे लिखित कार्य लिया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? दूसरा सर, हमारा आपके माध्यम से एक क्वेश्चन है कि ये जो कंपनियां, इनका 1 साल का 11 महीने का सर ठेका होता है और 11 महीने बाद ये मनमाने ढंग से जो नई कंपनियां आती हैं, इसके पहले एक बार सदन में क्वेश्चन आया था तो जवाब आया था कि कंपनियों को जो छटनी करने का या जो किन्हीं कारण से हटाने का जो है 10% से ज़्यादा वो नहीं हटा सकते, जबकि बड़े पैमाने पर सर यहाँ तमाम माननीय सदस्य हैं, इनके क्षेत्र में जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ भर्ती कर रही हैं, नई कंपनी पाती है तो मनमाने ढंग से वो हटा देती है, 10% से ज़्यादा हटाती है। सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्देश हो जाए कि जो भी कंपनियां नई कंपनी पाएँ, आता तो है कि 10% से ज़्यादा न छटनी करें, जबकि जितने भी माननीय सदस्य सबके क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत के क्षेत्र हैं, नगर पंचायत के क्षेत्रों में जब माननीय चेयरमैन बदल जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, तो कंपनियों पे दबाव बना करके बड़े पैमाने पे छटनी करा देते हैं। 11 महीने के लिए जो लोग आते हैं और 11 महीने बाद वो छट जाते हैं, तो इससे बहुत दिक्कत होती है। सरकार जो है हो गया। और सर, सरकार की तरफ से आया था, हमारी अपनी मांग है, पूरे प्रदेश का तो नहीं लेकिन बस्ती जनपद में जितने भी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हुई, उसकी अगर एक सूची, अगर और आरक्षण प्रणाली का पालन किया गया है तो उसकी अगर एक सूची उपलब्ध हो जाए तो बेहतर। धन्यवाद। वो तो उसी में आंसर में ही है कि शासनादेश के ऊपर आप जो पूछ रहे हैं वो तो शासनादेश जारी उस उत्तर में ही हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी एक सवाल के जवाब में इस बात को कहा था खास तौर से कि आरक्षण की व्यवस्था पहले से है मान्यवर, लेकिन जहां पर काम के आधार के ऊपर हम किसी आउटसोर्स को इंगेज करते हैं वहां पर व्यवस्था नहीं है। हमने किसी ड्राइवर को चाहिए, वहां नहीं है मान्यवर। हमको अगर ये चाहिए कि 100 लेबर चाहिए तो उस पर व्यवस्था है, 100 4th क्लास के काम करने वाले लोगों को चाहिए, उस पर व्यवस्था है मान्यवर, उस पर व्यवस्था लागू भी है। जो आपने तीसरा सवाल पूछा है मान्यवर कि जो कंपनियां बदल जाती हैं और उसके बाद वो कंपनियां पुराने वाले लोगों को हटा देती है मान्यवर, जो शासनादेश योगी सरकार के द्वारा जारी किया गया मान्यवर, उसमें इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते मान्यवर। भले ही कंपनी बदल जाए, देखिए उसमें हम आपको पास भेजे देते हैं, ये पेज नंबर 2 है, ये शासनादेश, ये दिनांक 18 दिसंबर 19 का है मान्यवर। जब पेज नंबर 2, ये चौथा है, जेम के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मी लेने की अनिवार्यता किए जाने से वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की निरंतरता भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा शासकीय कार्य में अचानक बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। स्पष्ट रूप से दिया है, अगर कंपनी बदल गई, कंपनी किसी तरीके से डिलिस्ट हो गई, तो उसको ये आने वाली कंपनी को ये अधिकार नहीं है कि वो उसको उठा के बाहर कर दे। ये सेवा जिस स्थान पर वो सेवा कर रहा है, जिस प्रतिष्ठान में वो सेवा कर रहा है, ये उसको ही अधिकार है मान्यवर कि उसके खिलाफ वो चार्जशीट करे या उसको खिलाफ निकलवाए मान्यवर। स्पष्ट रूप से वो है। अगर कहीं अगर हो तो आप ये दे दीजिएगा कि कंपनी ने अपनी मर्जी से निकाला हो, बिना विभाग की मर्जी से, तो हम उसको जरूर दिखवाएंगे मान्यवर। पर्सन क्या श्री अरमान खान। आभार। जो आपने उत्तर प्रदेश के 13 नगरों में स्थित
30,643 श्रमिक आवासों और उनमें रहने वाले लाखों लोगों की आवास समस्या के संदर्भ में प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विक्रय नीति के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि शायद उनके संज्ञान में नहीं है कि वर्ष 1978 में भारत सरकार द्वारा आवासीय नीति में परिवर्तन करके रिहायशी कब्जेदारों के हित में कतिपय शर्तों के अधीन श्रमिक बस्तियों में बने इन आवासों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए एक आदेश जारी किया गया था और राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए थे कि इन आवासों की उनकी मूल लागत को आधार मानते हुए किस्तों पर विक्रय कर दिया जाए। इस आदेश में भारत सरकार ने ये भी निर्देश दिए थे कि इन आवासों में वर्तमान में रहने वाले अध्यासियों को ही इसका विक्रय कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उक्त आदेश के अनुपालन में महाराष्ट्र में लगभग 27,965, दिल्ली में लगभग 2,000, कर्नाटक में लगभग 1,316, मध्य प्रदेश में लगभग 1,082, हरियाणा में लगभग 1,000, आंध्र प्रदेश में लगभग 1,961 और गुजरात में लगभग 1,480 आवास भारत सरकार के निर्देशानुसार विक्रय किए जा चुके हैं। परंतु उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस संबंध में आज तक ना कोई नीति निर्धारित की है, ना ही इन आवासों का विक्रय किया है। ऐसा क्या कारण है, माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि जिस आदेश का पालन भारतवर्ष के अन्य राज्यों ने कर लिया है लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में इसका पालन नहीं हुआ है और इन आवासों में रहने वाले अध्यासियों का भविष्य अंधकारमय है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, श्रम कॉलोनियाँ जो उत्तर प्रदेश में हैं और सरकार पूरी तरीके से उसको लेकर संवेदनशील है और मुझे प्रसन्नता है कि आपका भी मार्गदर्शन मुझे समय समय पर इस विषय पर मिलता रहता है। मान्यवर, अभी जो स्थिति है आपके मार्गदर्शन के क्रम में और सरकार ने भी जो स्वयं संज्ञान लिया है उसके आधार पर अभी हमने एक उत्तर प्रदेश राज्य परामर्शदात्री समिति का हमने गठन किया है मान्यवर। उसकी एक मीटिंग भी हुई है और बहुत जल्द वो समिति अपनी रिपोर्ट देने वाली है मान्यवर। तो जैसे ही समिति की रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर सरकार इन श्रम कॉलोनियों की जो भी समस्या है उसके निस्तारण की तरफ आगे बढ़ेगी। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी